गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 की। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बारे में हम बात चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। कि जैसा हम जानते हैं कि 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो सरक्रीक से स्टार्ट होकर हाजीपीर तक चला था। देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कह रहा। आप सभी को पता होगा कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया को हार मिली थी। और जो चाइना ने जम्मू कश्मीर में एक अक्साई चीन नामक जगह है, अक्साई चीन, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसका एरिया 42,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया था। तो जब चाइना ने कैप्चर किया तो जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में सरकार थी, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और ये एक जो इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, रो है, तो इनकी एक नाकामयाबी माना गया। रो का तो उस टाइम तक चलो वजूद ही नहीं था, बाद में आई थी, तो उसका एक फेल्यूर माना गया। तो इस वजह से भारतीय संसद में हमेशा गूंज रहती थी। तो स्थिति भारत की कुछ नाजुक ही थी, नाजुक दौर से भारत उससे गुजर रहा था। दूसरा ये हुआ कि जैसे जैसे भारत में चीन के साथ युद्ध करने से भारत पर काफ़ी कर्ज बढ़ गया, और जो अनाज का भी उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, इसलिए सारा पैसा जो अनाज इंपोर्ट करने में ही चला जाता था। जो आज आप गेहूँ हमारे यहाँ सरप्लस में देख रहे हो, उस टाइम उसका डेफिसिट था, यानी कि कमी थी, और अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता था। तीसरा मैंने उस समय की स्थिति ये थी कि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर कब कब तक चला? 1945 से लेकर 1990 तक, यानी कि कुल 45 साल कोल्ड वॉर चला। उसकी एक अलग अपनी कहानी है, उसकी कहानी भी जल्दी हम चर्चा करेंगे। तो कोल्ड वॉर एरा में क्या था कि जो पूरा विश्व है दो ध्रुवों में बट गया था। एक तो कम्युनिज्म, कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद, जो कौन था? चाइना। और दूसरा कौन था? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन था? यानी पूंजीवाद कौन था? अमेरिका। तो जो पाकिस्तान था वो अमेरिका की साइड था। भारत ने किसी दोनों को भी, किसी को अपने साथ, किसी को भी, किसी के भी साथ अपना हाथ नहीं मिलाया, न ही यूएसएसआर के साथ, न ही अमेरिका के साथ। भारत ने एक तीसरा विश्व बनाने की चेष्टा रखी, और उसने काफ़ी देशों के साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बनाई, यानी कि नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी करी। नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी का क्या मतलब है कि हम न तो अमेरिका के साथ जाएंगे, न ही हम रशिया के साथ जाएंगे। इसके लिए सहभागी देश थे जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, जो कि इंडिया उसके अंदर लीडर था। तो मतलब इंडिया ने ही एक सपोर्टिव दिया था कि हमें किसी और नहीं जाना, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना, नहीं, अमेरिका और यूएसएसआर आपस में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा होता था कि यदि किसी दो देश की लड़ाई है तो एक का पक्ष कौन लेता था? अमेरिका लेता था। दूसरे का पक्ष कौन लेता था? यूएसएसआर ले लेता। और दोनों युद्ध को, उन दोनों के बीच में युद्ध को भड़काते, और दोनों अपनी आर्थिक और सैन्य सहायता उनको देते। तो उसके बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर, एक अलग से लेक्चर लाएंगे, उसके अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतना समझो कि जो पाकिस्तान था वो अमेरिका के साथ था, और जो इंडिया है वो किसी के भी साथ नहीं था, उसने नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी की थी। अच्छा, चौथा रीज़न ये है कि पाकिस्तान का हमारे ऊपर अटैक करने का चौथा रीज़न ये था कि उस समय जो इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। कारण यह था कि नेहरू मानसिक प्रताड़ित हो रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने चाइना के साथ जंग हार गए थे, और एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का चाइना ने कब्जा लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो 1964 में जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ होने के साथ ही जो विश्व व्यापार था, जो आर्थिक मंदी का दौर चल पड़ा, तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक कंडीशंस भी खराब हो गई थी। इसमें यह भी था कि नेहरू एक शांति प्रिय नेता थे, और पाकिस्तान को लग रहा था कि जब तक नेहरू हैं तो शांति प्रिय तरीके से बातचीत चलाएंगे। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि ये सही मौका है, क्योंकि भारत में कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। और हम अगर इंडिया पे इस टाइम अटैक करें, उनकी डिफेंसेस भी कमज़ोर हैं, क्योंकि 1962 में वो युद्ध हार चुकी हैं। अगर अब हम हमला करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी जीत होगी। चौथा दोस्तों, पांचवा पॉइंट दोस्तों ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था।
तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री जब बनाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और बोले कि ये जो इंदिरा गांधी हैं वो अभी इनको तजुर्बा नहीं है राजनीति का, तो इसलिए इन जो के कामराज हैं जो कि तमिलनाडु से थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। असल में मुद्दा ये था कि दोस्तों कि मोरारजी देसाई चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और जो इंदिरा गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी वो चाहती थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो दोनों के बीच में झगड़ा था। और जो के कामराज जो थे वो जानते थे कि अगर मोरारजी देसाई अगर प्रधानमंत्री बन गए तो वो बाद में फिर किसी की चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनका कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा स्थान था। अगर इंदिरा गांधी बन जाती है तो उन्हें अभी इतना तजुर्बा नहीं है, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। तो पार्टी में आवाज़ ये भी उठी थी कि कांग्रेस पार्टी में आवाज़ ये भी उठी थी कि के कामराज जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद को लेने से मना कर दिया और लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे कारण ये था कि वो सीधे साधे सरल स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, और उन्होंने लगा कि अगर कुछ दिन अगर ये संभाल लेते हैं प्रधानमंत्री पद तो अगली योजना के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो इसलिए के कामराज की उस समय की राजनीति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में ये हुआ था कि 1955 में पहली बार चुनाव हुए थे, जो पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन 1958 तक आते आते जो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे अयूब खान, उन्होंने जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया और सारा कंट्रोल किसने ले लिया? सरकार का सेना ने ले लिया, यानी कि पाकिस्तान में क्या आ गई? डिक्टेटरशिप आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप में उन्हें जम्मू कश्मीर को, देखो पाकिस्तान की जनता इंडिया के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहती है। अगर आप डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं तो जनता का विश्वास बहाली बहुत ज़रूरी है, और जनता का विश्वास बहाली कब होगा? जब पाकिस्तान के पास कश्मीर आ जाएगा। तो इसलिए ने इस इश्यू को छेड़ा। इश्यू की शुरुआत ये हो रही थी कि मतलब बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल था, तो कोई ना कोई वजह चाहिए। इसके लिए वजह बनी सरक्रिक। 1947 में सरक्रिक की आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, उसके बाद हम वहाँ पे चलेंगे। ये देखो सरक्रिक है। जो पाकिस्तान बोल रहा था कि जो हरी वाली लाइन है यहाँ तक पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन जो इंडिया कह रहा था कि जो ये सरक्रिक नदी है इसके बीचों बीच तक इंडिया का एरिया है और उस साइड में पाकिस्तान का एरिया है। तो विवाद यहीं से स्टार्ट हुआ और अप्रैल 1965 में जो बॉर्डर लाइन पर फायरिंग स्टार्ट हो गई। इससे क्या हुआ कि ये मुद्दा बन गया। अच्छा, जो सरक्रिक है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत को और भारत के गुजरात प्रांत के बीच से निकलती हुई नदी है और इसे बाणगंगा के नाम से ही जाना जाता है। ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, जो सरक्रिक नदी है वो कच्छ के इलाके में बहती है, तो इसलिए कच्छ का विवाद भी इसे बोला जाता है। ये जो इलाका है वो काफ़ी दलदली है। बरसात के मौसम में पूरी नदी बहती है, लेकिन जब बरसात का मौसम नहीं होता तब ये आधी सूखी रहती है तो एक दलदल बन जाती है। इसका इश्यू 1947 से ही चला हुआ था, लेकिन उस समय गरमाया नहीं था। उस समय जहाँ पे ब्रिटेन ने मध्यस्थता करने की कोशिश की और दोनों को आर्बिट्रेरी कंसंट्रेशन के ऊपर काम करने को बोला, यानी कि एक टेबल पर बैठकर इसके विवाद सुलझाने के लिए बोला था, जिसकी रिपोर्ट 1968 में भी आई, जो कि भारत के पक्ष में ही आई थी। लेकिन 1968 में आई थी ये रिपोर्ट, लेकिन 1965 तक इस मुद्दे को गर्म किसने किया? पाकिस्तान ने किया। और जब ये मुद्दा गर्म हुआ, पाकिस्तान ने उस मुद्दे को गर्म किया, तब भारत ने बातचीत का दौर लगातार जोर स्टार्ट कर दिया। जब भारत भी कॉन्फ्रेंस टेबल पर आ गया और पाकिस्तान भी कॉन्फ्रेंस टेबल पर आ गया, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत की जो दशा है वो काफ़ी दयनीय है और हम अगर उस पर थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली दबाव बनाते हैं तो हो सकता है कि हम आज कश्मीर का इश्यू सोल्व कर सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो कश्मीर के अंदर अपने लड़ाके भेजे, जो जनजातीय जो खुखार जो लड़ाके थे उनको कश्मीर में भेजा ताकि वो भारतीय सेना से मुकाबला कर सके। और दूसरा, जो वहाँ के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री है और जो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी लोग इस्लामिक हैं। तो लेकिन वहाँ के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। ये काफ़ी एक अच्छी भारत की एकता को और अखंडता को दर्शाता है।
तो इस तरीके से, लेकिन कोशिश तो की ना उन्होंने, कोशिश की, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के एनवायरनमेंट में अनरेस्ट आ गया। अभी क्या हुआ, पाकिस्तान ने देखा कि ये सब चल रहा है, तो उसी बीच ऑपरेशन जिब्राल्टर स्थापित कर दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर किसने चलाया था? पाकिस्तान ने चलाया था। कब चलाया था? अगस्त 1965 में। अच्छा, इसका जिब्राल्टर नाम क्यों दिया गया है? इसका खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया। जिब्राल्टर यूरोप में एक जो पैसेज है उसका नाम है। तो नाम इसका इसलिए दिया गया ताकि कम्युनिकेशन में कभी जो वॉइस लीक हो जाती है तो जिब्राल्टर लोग सोचे कि यूरोप का है, जिससे पाकिस्तान के ऊपर कोई शक ना करे। तो जिब्राल्टर जो ऑपरेशन था उसका मेन मकसद क्या था कि जो कश्मीर के स्ट्रेटजिक पॉइंट हैं, जो हाइट्स, अगर आप हाइट पर बैठे हो तो नीचे का सब कुछ आप एग्जामिन कर सकते हो, तो उसको कैप्चर करने के लिए बनाया गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी जो पैराट्रूप्स भी भेजे और काफ़ी जो जनजातीय लड़ाके थे वो भी भेजे और एक इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। इसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने पाकिस्तान ने कश्मीरी पीपल्स को भी अप्रोच किया था कि उनका उस ऑपरेशन के लिए सहयोग कर सके, लेकिन सहयोग नहीं मिला। कुछ भी अगर गतिविधियाँ हो जाती, आतंकवादी संबंधी गतिविधियाँ हो जाती, तो कश्मीर के लोग बता दिया करते थे कि ऐसे ऐसे कुछ आतंकवादी हैं, तो भारतीय सेना वहाँ पे चली जाती थी, जिससे ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। इसको पूरा करने के लिए एक ऑपरेशन ग्लैंड स्लैम चलाया गया। ग्लैंड स्लैम क्या, मैं एक बार फोटो दिखाता हूँ इसे। ग्लैंड स्लैम क्यों कहते हैं? देखिए एक माला की तरह है जो ग्लैंड है। इसमें क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान ने सोचा कि अखनूर के ऊपर कब्जा किया जा सके, क्योंकि अखनूर एक ऐसा डरा था जिसमें जो पुंछ को किससे जोड़ता था? राजौरी से जोड़ता था। आपने खबरों में सुना होगा राजौरी में ऐसे हम सीज फायर हुआ, पुंछ में ऐसे सीज फायर हुआ। तो इन दोनों को जगह को एक दर्रा जोड़ता है जिसको क्या बोलते हैं? अखनूर। और अखनूर के साथ जो 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 सड़क जाती है पुंछ से लेकर राजौरी तक उसको बोलते हैं मुगल रोड। क्या बोलते हैं? मुगल रोड। तो इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और हालांकि उन्होंने कब्जा कर भी लिया, लेकिन इंटरनल जो इंटेलिजेंस थी उसकी सहायता से भारत ने जल्द ही उसके ऊपर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। तो जो वार का सिनेरियो था वो क्या बन रहा था कि पाकिस्तान लगातार सरक्रिक का विवाद से शुरू हुआ और कहाँ पर जा पहुंचा ये? जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान ने अपनी ज़्यादातर फौज को कहाँ पे लगा दिया? जम्मू कश्मीर में लगा दिया। और जम्मू कश्मीर में हालात को भारतीय सेना के संभालने काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो जो भारतीय मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या बोला कि हमें जो जम्मू कश्मीर में फौज डिप्लॉय करने से बेहतर है कि हमें एक नया फ्रंट खोल देना चाहिए। कौन सा? पंजाब का फ्रंट। पंजाब का फ्रंट खोलने के बाद जो इंडियन आर्मी है वो जल्दी कहाँ तक पहुँच गई? लाहौर तक। और इस युद्ध में जो खेमकरन है उसके ऊपर, जो पाकिस्तान में की एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान और भारत जब पंजाब में युद्ध कर रहे थे तो बड़े पैमाने पर टैंकों का इस्तेमाल किया गया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा थे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा टैंकों के साथ युद्ध हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। जो पाकिस्तान के पास थे अत्याधुनिक टैंक थे जिनका नाम था पैटर्न, जिनको भारतीय सेना ने हरा दिया था। वो भारतीय सेना की रणनीति के कारण ही हम पाकिस्तान को हरा पाए, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। उनके पास टैंक भी थे और एडवांस फाइटर जेट भी थे, लेकिन जो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसी के कारण एक ये सामरिक जीत है। तो इंडिया ने स्टार्टिंग में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने काफ़ी बमबारियाँ की जिससे भारत आहत हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने जो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन हैं उनको खदेड़ना स्टार्ट किया और उनके साथ क्या कि डॉग फाइट स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान में इतने अच्छे फाइटर प्लेन्स, फाइटर पायलट नहीं है। आपने पिछले दिनों एक इश्यू उठा था कि जो पाकिस्तान एयरलाइंस है उसके ज़्यादातर पायलट्स हैं उनके पास नकली लाइसेंस है। तो ऐसा अभी भी यहाँ पे अभी भी वही इशू चल रहा है कि उनके पास इतने अच्छे लाइसेंस, यानी कि वो इतने अच्छे ट्रेनर नहीं हैं, जबकि इंडियन आर्मी में अच्छे ट्रेनर थे, अच्छे मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे थे। तो उन्होंने डॉग फाइट में पाकिस्तान को हरा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर ने एक अनुबंध किया। अब आप देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर का क्या सीन बन रहा है
कि युद्ध तो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन संधि कौन करवा रहा है? यूएस और यूएसएसआर। यूएस कौन था? कैपिटलाइजेशन, और यूएसएसआर कौन था? कम्युनिज्म। यानी युद्ध किसी के बीच में है और समझौता वो कोई और करवा रहा है। तो भारत और पाकिस्तान टेबल पर आए और दोनों ने मीटिंग की, और कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। मीटिंग करने से पहले जो सीज फायर था कब अनाउंस कर दिया था? 22 सितंबर 1965 को फिर सीज फायर अनाउंस कर दिया था। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। किसी को भी इस वॉर के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, और ये बोला गया कि जो फरवरी 1965 में जो जहाँ पे था वहाँ पर वापस आ जाएगा। जितने भी युद्ध के कैदी थे उनको वापस अपने अपने देश भेज दिया गया। जो रशिया थे उसने बोला कि जो युद्ध के समय राजदूत अपने अपने देश चले जाते हैं, उनको दोबारा इस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए जा सके। और बोला कि आगे युद्ध से बचाव किया जाए, और संभव हो सके तो शांति वार्ता पर ही काम किया जाए, शांति यानी पीस टॉक्स पर। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही समझौते पर साइन होता है तो उसी रात बताया था कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री जी को उसी रात ताशकंद में ही, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है जो पहले यूएसएसआर में था, यूएसएसआर मतलब रूस, तो उसी रात लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ कहते हैं कि मतलब जो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में भी एक कम्युनिस्ट सरकार बने। लेकिन ये सिर्फ मतलब अपनी अपनी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ कहते थे कि हार्ट अटैक आया था, कुछ कहते थे कि केजीबी ने मरवाया है, कुछ कई बार इंदिरा गांधी जी पर भी इसके मतलब एलिगेशन लगे हैं, कई बार भारत सरकार पर भी एलिगेशन लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी स्पष्ट जांच कमेटी भी नहीं है, और इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स अभी वो क्लासिफाइड है, यानी कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। एक इसके ऊपर अच्छी खासी मूवी बनी है, द ताशकंद फाइल्स, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इन स्टोरी को। तो लेकिन हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही चलेंगे हमारे साथ, कि उनकी डेथ किससे हुई है? हार्ट अटैक के कारण हुई है। हालांकि एक सेपरेट लेक्चर मैं बना सकता हूँ इसके ऊपर, बाकी आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर इस वॉर का क्या हुआ कि दोनों ने अपने अपने क्लेम्स करे कि हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता, लेकिन जो ओपन सोर्सेज है, यानी कि जो भारत के भी नहीं है और पाकिस्तान के भी नहीं है, जो तीसरी कंट्रीज हैं जिन्होंने एवेलुएट किया कि कौन जीता कौन नहीं, तो वो बता रहे थे कि इसमें हार पाकिस्तान की हुई है। और अगर युद्ध अगर 1 महीना और चला जाता तो शायद पाकिस्तान अपने काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्सेज खो देता। और इंडिया की ये बोला गया कि ये काफ़ी हारा हुआ देश था, मतलब स्टार्टिंग में हार हो जाते, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कभी डिफीट नहीं होने वाली स्ट्रेटजी थी। तो इसके लिए यानी कि जिसकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, युद्ध वही जीतेगा, यानी कि भारत युद्ध जीता है। लेकिन इसमें भारत को एक नुकसान हुआ कि जो हाजी पीर है, जो हाजी पीर दर्रा है, वो भारत के हाथ से छूट गया। जो हाजी पीर दर्रा है उसकी लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे पुंछ है, जो आप पुंछ देख रहे होंगे, और उसके साथ में अगर हम उत्तर की दिशा में चलेंगे तो हाजी पीर है। जो हाजी पीर होता है ये दर्रा है। दर्रा है मतलब क्या है कि दो पहाड़ों के बीच में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से हम आया जा सकते हैं। तो मतलब उसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया? वो पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। पहले जो पाकिस्तान का कब्जा था वो आप अगर ब्लू लाइन देख रहे हैं तो वहाँ तक ही था, लेकिन अभी 1965 के बाद जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं वहाँ तक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भारत का पूरा जो फोकस है वो पंजाब पर चला गया था, और इतने कम टाइम में मिलिट्री को डिप्लॉय करना जम्मू कश्मीर में मतलब नामुमकिन सा था, क्योंकि उस टाइम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। तो एक ये जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट जगह है भारत के हाथ से निकल गई। बाकी जगह पे ऐसा नहीं कि भारत ने भी पाकिस्तान का काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत इलाका कब्जा किया था, काफ़ी तक तो अपनी अपनी सेम जगह पर चली गई, लेकिन काफ़ी कुछ मतलब जो स्ट्रेटजिक पॉइंट पोजीशन हो वो जल्दी से कोई भी कंट्री छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो आगे वॉर में यूज़ हो सकती है। लेकिन ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन थी जो हाथ से निकल गई। जो ये आप CFL देख रहे हैं होते हैं सीज फायर लाइन, यानी कि
मतलब आपकी सेना यहाँ तक बैठी रहेंगी, आगे नहीं जाएंगी। वॉर भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई फाइनल लाइन नहीं है, यानी कि फाइनल बाउंड्री नहीं है ये। मतलब अभी केस चल ही रहा है, फाइनल बाउंड्री नहीं है, लेकिन सीज फायर लाइन एक ड्रॉ करती है ताकि एक शांति स्थापित की जा सके। तो आज हमने जाना कि 1965 का युद्ध क्यों हुआ था। सर क्रीक के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा हाजी पीर के बारे में, जो हाजी पीर जो दर्रा है पास है उसके बारे में एक काफ़ी पॉइंट है। आपको जनरल आयूब खान को याद करना है, रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी को, जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है, के कामराज को याद रखना है, और मोरारजी देसाई को, इंदिरा गांधी जी को याद रखना है, और ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, इन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।